खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जब इस विषय के ऊपर आवाज़ उठाई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब इस विषय को जो है तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया तो पूरा प्रशासन जो है तो हलचल में आ गया, पूरा प्रशासन जाग गया। 7 साल में जिस प्रशासन को इन गरीबों को घर देने के लिए जगह नहीं मिली, क्या बात है कि 7 दिन के अंदर आप लोगों को पूरे औरंगाबाद के अंदर जगह मिल गई और 7 साल से जो काम आपने नहीं किया वो काम आपने 7 दिन के अंदर कर दिया। इस शेरनी ने जो है तो 100 लोगों से ज़्यादा की तादाद के अंदर जब भीड़ियों उसके सामने आकर नाचने लगे, भगवा रुमाल लेकर जब उसके सामने नाचने लगे तो बच्ची ने अपनी बुलंद आवाज़ में कहा अल्लाह अकबर। हम सलाम करते हैं उस बच्ची को, हम सलाम करते हैं उसके जज्बे को। कौन एनसीपी के कौन लीडर है औरंगाबाद में? देखिए उनका नाम है अब्दुल खदर मौलाना साहब, नाम है उनका। कौन है? देखिए उनका नाम है। कौन है? कौन है? आप वो एनसीपी के जिम्मेदार माने जाते हैं? मैं नहीं जानता हूँ, मैं हम छोटे मोटे लोगों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देते। मैंने आपको आदित्य ठाकरे साहब के बारे में प्रतिक्रिया दिया, मैंने आपको मोदी साहब के बारे में प्रतिक्रिया दिया। जब इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में मैं आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूँ तो आप इतने छोटे लोगों के सवाल में। दारुसलाम जो हैदराबाद में चलता है तो वहाँ पर एक बड़े पैमाने पे एक सूद का कारोबार चलता है, किस तरह का आरोप है? मैं आपको एकदम ज़ाती बयान दे रहा हूँ, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि हम छोटे मोटे लोगों के बारे में जवाब नहीं देते। आप हमारे लेवल के लोगों के बारे में लेके आइए, उनके बारे में हम जवाब देंगे ना। छोटे को बड़ा क्यों बनेंगे हम? SJF न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। आज खासकर हमारे औरंगाबाद में 2 विषय चर्चा के ऐसे बने हुए हैं जिसमें घरकुल योजना, और सभी को पता है कि पार्लियामेंट के अंदर खासदार साहब ने एक आवाज़ बुलंद की थी और कहने के उसके बाद बड़े पैमाने पर हलचल देखी गई। उसके बाद एक दूसरा विषय है जो हम समझते पूरे देश में गूंज रहा है, वो हिजाब का मसला है। और वो मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि उसको देखकर हम समझते हैं, उस मामले को देखकर, उसकी गंभीरता को देखकर 20 करोड़ मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। लेकिन इसमें इमाम का मौक़िफ़ क्या है, उनकी अपनी एक्टिविटी क्या है, उनका लाएमल क्या है, जानना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद जिला सदर है समीर सईद साहब, जो अपने एक बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं और कहने की अपनी पार्टी लाइन का कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं कि लोग भी बोलते हैं कि वाह हमें ऐसे ही बात की जरूरत थी और हमें ऐसी मौक़िफ़ की जरूरत है। सर हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले घरकुल योजना पे बात करते हैं, और जब से घरकुल योजना के वोट आपकी पार्टी के गायब हुए, निकाले गए, जो भी है उसके पर एक अलग तरह की राजनीति भी चल रही है, क्या कहेंगे आप? लोग ये कह रहे हैं कि खासदार साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है और खासदार साहब के कार्यकाल में हम घर मिल सकते हैं, ये लोगों की आशाएं, लोगों के नजरिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि हफ्ता भर पहले खासदार इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद के अंदर एक सूबेदारी गेस्ट हाउस के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने ये बात जो है तो शासन को, प्रशासन को और ख़ासतौर पे PM मोदी साहब को ये बात याद दिलाई थी कि जो सपना आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे मुस्तैक़ गरीब लोगों को एक सपना दिखाया था कि 2022 मार्च तक भारत के अंदर तमाम जो है तो जो गरीब लोग हैं, जो बेघर हैं, उनको घर दिया जाएगा। ये सपना जो है तो औरंगाबाद ज़िले के भी जो है तो 80,518 लोगों ने ये सपना देखा कि PM मोदी साहब उनको जो है तो घर देंगे, उनके सपनों का घर उनको मिलेगा। मगर हुआ ये है कि पिछले 7 साल के अंदर 2016 में ये स्कीम शुरुआत की गई थी, आज 2022 मार्च आने को है, 2022 फरवरी अभी चल रहा है, तो अगले महीने में ये स्कीम ख़त्म हो जाने वाली है। तो 7 साल के अंदर कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम के ऊपर घर मिला? तो सिर्फ और सिर्फ 355 लोगों को घर मिला। कितने लोगों ने एप्लीकेशन किया? तो 80,518 लोगों ने एप्लीकेशन किया। कितने लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया? तो 52,000 से ज़्यादा लोगों के एप्लीकेशन जो है तो एक्सेप्ट किए गए। ये जो 80,518 लोगों ने जो सपना देखा था, जो सपना मोदी साहब ने उनको दिखाया था कि आपको घरकुल योजना के तहत घर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आपने किसी को घर तो दिया नहीं, सिर्फ 355 लोगों को घर दिया। बाकी के जो लोग बचे उनको आप लोगों ने जो है तो प्रधानमंत्री फेक कुल योजना के नाम के ऊपर गुमराह किया। आप लोगों ने मेरे और आपके जो है तो टैक्स के पैसों से पूरे भारत के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाई, बड़े बड़े न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया कि घरकुल योजना के तहत पूरे जो है तो गरीबों को, जो मुस्तैक़ है, उनको सपना दिखाया गया कि आपको घर दिया जाएगा और आपको घर दिया नहीं गया। तो यही बात खासदार इम्तियाज जलील साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और यही बात खासदार इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ में कहा कि आप लोगों ने जो सपना भारत के लोगों को दिखाया था और ख़ासतौर पर हमारे औरंगाबाद ज़िले के लोगों को दिखाया था, वो सपना आप लोगों ने फुलफिल नहीं किया। सर मैंने अभी हाल ही में चंद लोगों का इंटरव्यू कवर किया हो, उनकी तरफ से बराह रास्त आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि खासदार साहब 7 साल तक क्यों खामोश रहे या 7 साल तक क्या कर रहे थे, कैसा सवाल उभर क्या है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो खासदार साहब पहले आमदार थे 2019 तक,
2019 में आमदार साहब से आप खासदार बने। खासदार बनने के बाद में जो तो चंद दिनों के बाद कोरोना भी साहब के पीछे पीछे आए, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आ गया। कोविड के चक्कर में 2 साल से हम लोग पहले ही पीछे चल रहे हैं। अब जब ये पूरी इंफॉर्मेशन निकाली गई कि घरकुल योजना के तहत कितने लोगों को घर दिया गया और प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत की आवाम को गुमराह किया और सपने दिखाए और कोई सपना पूरा नहीं किया। अभी एक बात आपको ये भी बताऊं कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जब इस विषय के ऊपर आवाज़ उठाई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब इस विषय को जो है तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया, तो पूरा प्रशासन जो है तो हलचल में आ गया, पूरा प्रशासन जाग गया। 7 साल में जिस प्रशासन को इन गरीबों को घर देने के लिए जगह नहीं मिली, क्या बात है कि 7 दिन के अंदर आप लोगों को पूरे औरंगाबाद के अंदर जगह मिल गई और 7 साल से जो काम आपने नहीं किया वो काम आपने 7 दिन के अंदर कर दिया। हरसूल के अंदर जो है तो 1 हेक्टेयर जगह जो है तो डिविजनल कमिश्नर साहब ने अलॉट करवा के दी, जिसके अंदर कलेक्टर साहब भी इन्वॉल्व है, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व है। फिर पड़ेगांव के अंदर 3 हेक्टेयर जगह जो तो अलॉट की गई। ये 7 दिन के अंदर का डेवलपमेंट है। 3 हेक्टेयर जगह पड़ेगांव के अंदर अलॉट की गई और 15 हेक्टेयर जगह 30 गांव के अंदर अलॉट की गई। हमारी जो है तो जो अर्पणा थेटे मैडम है, जो डिप्टी कमिश्नर है, उनसे बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमको जो है तो डिविजनल कमिश्नर की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लेटर मिला है कि ये 3 स्पॉट्स हम लोगों ने आपके लिए फाइनल किए हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी जल्द हो जाएगा और ये जगह का काम का टेंडर के लिए भी हम लोग जो है तो काम शुरू कर रहे हैं। तो क्या बात है, 7 साल के अंदर आप लोग को जगह नहीं मिली और 7 दिन के अंदर आप लोगों ने पूरा मुद्दा सॉल्व कर दिया। 7 दिन के अंदर आपको जगह मिल गई। मतलब यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा था। जब तक इम्तियाज बिन ऐसा जाके हिलाए नहीं, तब तक याद नहीं आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना औरंगाबाद जिले के लिए भी लागू है। सर, आज शहर में इस बात के चर्चे हैं, 52,000 कई लोगों ने हमसे भी कहा है कि कभी आप आपके पास गए या शारिक साहब के पास गए, खासदार साहब से अगर मुलाकात हो, साहब बड़ी आशा भरी, बड़ी उम्मीदों से उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि आप उसके पास जाते रहते, इंटरव्यू कवर करते रहते। उनका सीधा सवाल ये, एक मांग है मुख्तसर में उनकी, गरीबों की मांग है कि आप न्यू समझ लीजिए कि 2-2.25 साल का टाइम पीरियड बचा है, खासदारगी का बचा है। तो क्या जनता ये चाह रही है आपसे, एक उम्मीद है आपसे 100% कि उनके कार्यकाल में एक उद्घाटन हो जाए 52,000 घरों? देखिए इंशाल्लाह मैं दे सकते हैं। देखिए इंशाल्लाह मैं आपको तवक्कुल दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर, महीने 2 महीने के अंदर इसका टेंडर कॉल हो जाएगा। और ये जो 3 मकामात मैंने आपको बताया, एक हरसूल के अंदर 1 हेक्टेयर जगह, परेगांव के अंदर 3 हेक्टेयर जगह और 30 गांव के अंदर 15 हेक्टेयर जगह, ये जगह एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉट कर दी है PMAY योजना के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको हम अभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री फेक कुल योजना है। जब तक ये योजना इंप्लीमेंट नहीं होगी तब तक हम इसे फेक कुल योजना ही कहेंगे। मगर हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो सपना गवर्नमेंट ने इन गरीब आवाम को दिखाया था वो सपना आप पूरा करेंगे और जो है तो औरंगाबाद जिले के आवाम के साथ आप हक निभाएंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। सर, इसके साथ एक दूसरा सवाल बड़ा अहम है कि आपने देखा है कर्नाटक के अंदर मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, एक मुस्लिम बच्ची हिजाब के नाम पर बहुत मामला तूल पकड़ा है और मामला इतना तूल पकड़ा है साहब कि 20 करोड़ के मुसलमान के जज्बात उससे जुड़ गए हैं। और आज औरंगाबाद शहर इस बात के भी चर्चे है कि एमआईएम कब अपना मजबूत मौक़िफ़ लेकर रोड पे आएंगे लोकशाही माध्यम से और बता देंगे कि अगर इस पर आप इंसाफ नहीं देते हैं तो एमआईएम अपने स्टाइल में काम करेंगे। ऐसा लोगों में चर्चा, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारी उस बहन को, उस बच्ची को, जिसका नाम जो है तो मुस्कान खान है, मैं उसको सलाम करता हूँ, उसके माँ बाप को सलाम करता हूँ कि ऐसी शेरनी आपने पैदा की है कि जिस शेरनी में जो है तो 100 लोगों से ज़्यादा की तादाद के अंदर जब भीड़ियों उसके सामने आकर नाचने लगे, भगवा रुमाल लेकर जब उसके सामने नाचने लगे, तो बच्ची ने अपनी बुलंद आवाज़ में कहा अल्लाह अकबर। हम सलाम करते हैं उस बच्ची को, हम सलाम करते हैं उसके जज्बे को और हम निंदा करते हैं बीजेपी की और आरएसएस की और तमाम वो हिंदू संगठनों की जो है तो आज हिजाब के नाम के ऊपर, हिजाब के ऊपर जो तो आप ऑब्जेक्शन उठा रहे। शर्म की बात है ये कि आप इस मतलब एक 100 लोगों का एक झुंड, एक मासूम सी बच्ची जब अपने कॉलेज में जाती है तो उसके ऊपर आप उसके आंग पर जाने की कोशिश करते हैं, उसके सामने आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। जय श्री राम एक हमारे भी जो है तो जो हमारे लिए भी आदरणीय है, मगर क्या बात है कि एक बेटी के सामने आप ऐसे नारे लगाते, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। मैं उन 100 से ज़्यादा जो गीदड़ उसके सामने मौजूद थे, मैं उनको जो है तो इंसान नहीं कहूँगा, मैं आपको हैवान कहता हूँ, मैं आपको गीदड़ कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि कोई झुंड कभी बच्ची के ऊपर हमला नहीं कर सकता। हम सलाम करते हैं हमारी उस बहन को और मैं मजम्मत करता हूँ,
मैं मजम्मत करता हूँ आदित्य ठाकरे की, महाराष्ट्र हुकूमत के हमारे मिनिस्टर की। मैं आपकी मजम्मत करता हूँ जो आपने आज बयान दिया, जो आपने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों ने उस तरीके का पहनावा पहनना चाहिए जिस तरीके का पहनावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है। क्यों आदित्य ठाकरे साहब, आप क्या हिंदुस्तान के संविधान से ऊपर उड़ गए, या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान के संविधान से ऊपर उड़ गए जो ये कहते हैं कि आपको पहनावा वो पहनना पड़ेगा जो हम चाहते हैं? हिंदुस्तान के अंदर भारत के संविधान ने हम सबको यह हक दिया है कि हमको क्या पहनना है ये हम डिसाइड करेंगे। कोई इंस्टीट्यूट या कोई सरकार या कोई मिनिस्टर हमको ये नहीं कह सकता कि आप ये पहनो और ये मत पहनो। मैं मजम्मत करता हूँ आपके उस बयान की, और आप ये जो बयान आप दिए आप इसको जो है तो लागू करके बताइए महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद के अंदर। हम आपको दिखाएंगे आपकी क्या हैसियत है और आपकी क्या ताकत है। सर, तारीख शहर औरंगाबाद हमारा मुस्लिम इत्तेहाद के लिए माना जाता है, और हमारे पास की जो तहरीक उठती है पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि इसको मुल्क को एक सिफ्त अता करती है, एक रहनुमा अता करती है। आज कई दानिशवरों से भी मेरी मुलाकात हुई, कोई किसी ने मेरे से फ़ोन पे बातचीत किया, उनका एक सुझाव था कि जिस तरह से महाराष्ट्र के ऊपर उलमा इकराम की उनकी ज़ेर क़यादत में हमने एक हुकूमत से नुमाइंदगी की, तो क्या ही बेहतर हो कि इस पर हम अलग अलग पार्टी की जैसा अलग अलग ताकतें बढ़ जाती है, तो इमाम है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, जो भी दीगर समाजी तंजीमें हैं, ये सब उलमा इकराम की ज़ेर क़यादत और मुत्तहद होकर जो नुमाइंदगी करेंगे। वक्त था कहते ऐसे लोगों कहने से एक बात आप याद रखिए, जब बात शरीयत की होगी, जब बात हिजाब की होगी, जब बात इंसानियत की होगी, तो हम तमाम पार्टियों को ये खुले दिल से कह रहे हैं कि हम आपके पीछे खड़े रहने के लिए तैयार हैं। जब बात शरीयत की या हिजाब की होगी तो हम पार्टी छोड़ देंगे। हम एज अ मुस्लिम, एज अ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल लवर, हम सब एक जगह आकर इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। सर, अब इससे हटके एक मेरा सवाल है कि मैंने हाल ही में एक एनसीपी के बड़े नेता का इंटरव्यू कवर किया था, और उसके बाद से मुझे कई लगातार फोन आए। उनका कहना था कि भाई उनका जो भी आरोप है उसके ऊपर आपकी जो है तो प्रतिक्रिया ली जाए। कौन एनसीपी के कौन लीडर है औरंगाबाद में? देखिए, उनका नाम है अब्दुल खदर मौलाना साहब, नाम है। कौन है? देखिए, उनका नाम है। कौन है? कौन है? आप वो एनसीपी के जिम्मेदार माने जाते हैं? मैं नहीं जानता हूँ, हम छोटे मोटे लोगों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देते। मैंने आपको आदित्य ठाकरे साहब के बारे में प्रतिक्रिया दिया, मैंने आपको मोदी साहब के बारे में प्रतिक्रिया दिया। जब इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में मैं आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूँ तो आप इतने छोटे लोगों के सवाल में ठीक है, वो छोटा बड़ा शहर उसके फंदे मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक सवाल उन्होंने एक आरोप लगाए थे कि दारुसलाम जो हैदराबाद में चलता है तो वहाँ पर एक बड़े पैमाने पे एक सूद का कारोबार चलता है, किस तरह का आरोप है। तो लोगों की मांग है सर, उन्होंने कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप उनका मौक़िफ़ जानिए कि ये बात में कहाँ तक सही है, गलत है, क्या सियासत में मबनी है, किस पर राजनीति चल रही है। तो हम चाहते हैं ठोस कि आप इमाम के बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं, कई बार आपका हैदराबाद दौरा हुआ है, इसके बारे में पैगाम वजाती बयान जारी करें आप, ताकि लोगों को। मैं आपको ज़ाती बयान दे रहा हूँ भाई, मैं आपको एकदम ज़ाती बयान दे रहा हूँ। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि हम छोटे मोटे लोगों के बारे में जवाब नहीं देते। आप हमारे लेवल के लोगों के बारे में लेके आइए, उनके बारे में हम जवाब देंगे लोग, छोटे को बड़ा क्यों बनाएंगे? इस तरह से आपने औरंगाबाद जिले के सदर समीर साहिर बिल्डर साहब की बात को सुना। हमने इनसे बड़ी बेबाक और खुल के गुफ्तगू की। दो बातों पे हमारी आज गुफ्तगू थी, एक जो है तो हिजाब के ऊपर और घरकुल के ऊपर, और कहने की कड़वी सच्चाई है कि 7 साल के बाद जब इम्तियाज जलील साहब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं उसके बाद 7 दिन में मसला हल होता है। तो सवाल ये है कि हमारे महाराष्ट्र में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, ये भी सरकार में है, इनके बड़े बड़े नेता है जो मुसलमानों की वोट भी लेते हैं। तो सवाल ये है कि औरंगाबाद में जैसा आप ताकत बढ़ाना चाहते हैं, आप भी बोलते हैं मुसलमानों का मसीहा है, हमदर्द है, तो 7 साल में फिर आपका भी कई जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि आप इससे ज़्यादा ताकतवर हैं। ये हम नहीं कर रहे, जनता के बीच का सवाल उभर के आ रहा है, हम आपके सामने रख रहे हैं। और जैसा इन्होंने हिजाब के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और कहने के इमाम का कई बार से मौक़िफ़ सामने आया है कि जब कौम की बात होगी तो हम आपके पीछे रहेंगे। और वैसे भी कई बार इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद के विकास के लिए यहाँ तक कह दिया था, कहा है कि वक्त आने पे हम बीजेपी शिवसेना के पीछे चलने को तैयार है। अगर कौम की अगर फलाह बहबूद की बात होती है, औरंगाबाद के विकास की बात होती है, तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़े दिल की बात है, बहुत बड़े सोच की बात है। और जैसे उन्होंने कहा कि हम पीछे चलने के लिए तैयार है, तो हम समझते हैं कि इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, और हम इस हालात में मुत्तहिद होकर एक कौम में मिल्लत के लिए किस तरह लड़ सकते हैं, अपना मौक़िफ़ बनवा सकते हैं, इसकी आज बहुत ज़रूरत है। और उम्मीद करते हैं, सामने से कहा कि 2 साल के बचे खासदारगी के, तो उम्मीद करते हैं और यकीन भी करते हैं, जैसे ताक़ीद दिया है कि आने वाले 2 साल के अंदर यकीनन 52,000 गरीबों का सपना पूरा होगा। और जैसे ऐसा इम्तियाज जलील साहब की आक्रामकता सामने आ रही है, उसको देखकर ऐसा अंदाजा लगाया सकता है। और उम्मीद करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, राजनीति किधर भी जाए, लेकिन गरीबों को घर नसीब हो जाए, ये उनकी दिल की सदा है, ये उनकी आवाज़ है। उम्मीद करते हैं इमाम बहुत सख्ती के साथ इसको महसूस करेंगी और जो हो सकता है कानूनी अंदाज से करने की कोशिश करेंगी।